सो हेलो एंड वेलकम टू क्लास 11th एंड 12th साइकोलॉजी। इस चैनल पर हम क्लास 12 की पूरी एनसीईआरटी बुक कंप्लीट कर चुके हैं एंड नाउ वी आर गोना कंप्लीट क्लास 11th टू। सो इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड टर्न ऑन योर बेल आइकन। वेल राइट नाउ वी आर ऑन चैप्टर नंबर 4 विच इज ह्यूमन डेवलपमेंट। इस वीडियो के अंदर हम उस चैप्टर के लास्ट सेक्शन को डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपने फर्स्ट सेक्शन और मिड सेक्शन की वीडियो को नहीं देखा है सो मेक श्योर टू वॉच इट। यू विल गेट द लिंक इन द आई आइकन। सो लेट्स कंटिन्यू विद दिस वीडियो। अपने मिड सेक्शन को जहां पर हमने खत्म किया था वहां हमने चाइल्डहुड की बात करी थी कि किस तरह से क्या क्या चीजें चाइल्डहुड के अंदर होती हैं। अब लास्ट सेक्शन में हमने समझना है कि एडोलेसेंस क्या होता है और ओल्ड एज क्या होती है, एडल्टहुड क्या होता है। इन सब टॉपिक को हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला टॉपिक हमारे सामने है चैलेंजेस ऑफ एडोलेसेंस, यानी कि क्या क्या ऐसे चैलेंजेस होते हैं जो हमें फेस करने पड़ते हैं अपने एडोलेसेंस वाली एज में। अभी एडोलेसेंस वाली एज कौन सी होती है जिसमें मोस्टली आप लोग अभी होंगे, वो एज है हमारी एडोलेसेंस। तो इसको आप अपने से बहुत ज़्यादा रिलेट भी कर पाएंगे काफ़ी चीज़ों को। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि एडोलेसेंस होता क्या है, ये वर्ड कहाँ से आया है। तो एक लैटिन वर्ड था एडोलेसर, उस वर्ड से निकल के ये वर्ड आया एडोलेसेंस। इसका मतलब क्या था लैटिन वर्ड का? टू ग्रो इनटू मैच्योरिटी, यानी कि एक ऐसा फेज है जिसमें कि हम मैच्योरिटी में अब जाने लगते हैं। अभी अभी हमारा चाइल्डहुड खत्म हुआ है और अब धीरे धीरे हम मैच्योर होना चालू करते हैं इस एज के अंदर। It is commonly defined as the stage of life that begins on the onset of puberty। जब हमें puberty hit करती है, जब puberty start होती है, when sexual maturity is attained, or we can say that the ability to reproduce is attained। जब बेसिकली हम रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, अब हमारे अंदर रिप्रोड्यूस करने की, अपनी जनरेशन आगे बढ़ाने की एबिलिटी आ जाती है, उस स्टेज को कहा जाता है एडोलेसेंस की स्टेज। इट इज़ अ ट्रांजिशनल पीरियड बिटवीन चाइल्डहुड एंड अडल्टहुड। ना ही हम इस टाइम पर अपने आप को पूरा बच्चा कंसीडर करते हैं, ना ही हम अपने आप को एक बड़ा अडल्ट कंसीडर करते हैं। हम कहीं बीच में ही उस टाइम पर फंसे होते हैं, इसीलिए शायद हमें बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं अपनी एडोलेसेंस वाली एज में। उसके बाद इस फेज के अंदर बहुत रैपिड चेंज होते हैं हमारे अंदर, बोथ बायोलॉजिकली भी और साइकोलॉजिकली भी। बहुत हमारे थिंकिंग के लेवल पे, कॉग्निटिव लेवल पे, हमारी पर्सनैलिटी के लेवल पे बहुत सारे चेंजेस हमारे अंदर हो रहे होते हैं। और साथ ही साथ बायोलॉजिकली भी, हार्मोन लेवल पर भी अगर हम बात करें तो हमारे अंदर बहुत ज़्यादा रैपिड चेंज इसके अंदर होते हैं। देन जो हमारी फिजिकल डेवलपमेंट होती है वो यूनिवर्सल होती है, यानी कि सब एडोलेसेंट एक ही पर्टिकुलर वे में फिजिकली डेवलप होते हैं। पहले ये चीज़ आती है, फिर ये होता है, फिर ये होता है, फिर ये होता है। इस तरीके से एक पर्टिकुलर पैटर्न है जो कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, यूनिवर्स पे ही पूरे वो लागू होता है। पर अगर हम बात करें सोशल और साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट की, तो वो बहुत हद तक हमारे कल्चर पर डिपेंड होता है, यानी कि ये चीज़ कुछ सब्जेक्टिव है, ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नहीं होती है। हम साइकोलॉजिकली किस तरह से डेवलप करेंगे और सोशली किस तरह से डेवलप करेंगे, ये काफ़ी हद तक हमारा कल्चर ही डिसाइड करता है। तो अब सबसे पहले जो हमने बात करी थी कि फिजिकल डेवलपमेंट यूनिवर्सल है, हम उसी को डिटेल में समझने वाले हैं कि किस तरह से बेसिकली इसके अंदर हम फिजिकली डेवलप होते हैं। बहुत ही इजी इसके अंदर बातें हैं, ये सिर्फ एक बार पढ़ने की और एक बार रीड करने की इसको जरूरत है, ये आप इजीली इसको समझ सकते हैं, ये जो मैंने नोट्स प्रोवाइड करे हैं इसके थ्रू। तो सबसे पहला जो मेजर चेंज आता है फिजिकल लेवल पर वो होता है प्यूबर्टी। इस टाइम पर हमारी प्यूबर्टी वाली एज स्टार्ट हो जाती है। प्यूबर्टी बेसिकली एक ग्रेजुअल प्रोसेस होती है, प्यूबर्टी कोई एक टाइम पर ही नहीं हो जाती, प्यूबर्टी चलती रहती है, धीरे 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 हम मैच्योर होते हैं। ये एक साइन होता है कि अब हमारा चाइल्डहुड खत्म हो चुका है। उसके बाद इसमें बहुत ज़्यादा ड्रामेटिकल चेंजेस होते हैं, ड्रामेटिकल फिजिकल चेंज होते हैं। हम सडनली बहुत अलग अलग तरीके से ग्रो होते हैं फिजिकली अपनी बॉडी के अंदर, और सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स भी अब हमारे धीरे धीरे डेवलप होने चालू हो जाते हैं। रिलीज्ड हॉर्मोन्स रिजल्ट्स इन द डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। जो हमारे कुछ प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो भी अब डेवलप होने लग जाते हैं। और वो क्यों डेवलप होते हैं? क्योंकि अब अलग तरीके के हॉर्मोन्स हमारी बॉडी के अंदर सिक्रीट होने चालू हो जाते हैं। उन हॉर्मोन्स की वजह से ही हमारे अंदर ये सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप होनी चालू होती है। तो दो तरीके की यहाँ पर सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स बताई गई हैं। सबसे पहले तो प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे अंदर आती है जो कि डायरेक्टली रिलेट करती है रिप्रोडक्शन से, कि हम रिप्रोड्यूस कर सकें, ये वाली कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे अंदर आ जाती है। और कुछ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स भी हमारे अंदर आ जाती हैं, यानी कि साइंस ऑफ अचीविंग सेक्सुअल मैच्योरिटी। इस टाइम के अंदर हम पूरी तरह से सेक्सुअली मैच्योर हो जाते हैं बाय द एंड ऑफ एडोलेसेंस। तो उसके बाद अब आपको ये जो टेबल दिख रहा है अपनी स्क्रीन के ऊपर, इसके अंदर बेसिकली ये लिखा गया कि क्या क्या चेंजेस आते हैं बॉयज़ के अंदर
और क्या क्या चेंजेस आते हैं गर्ल्स के अंदर। तो बॉयज़ के अंदर फेशियल हेयर ग्रो हो जाते हैं, उनकी वॉइस में चेंज आता है, ग्रोथ बहुत सडनली उनकी बढ़ती है 12 से 13 ईयर की जब वो एज में होते हैं। अगर हम गर्ल्स के केस की बात करें तो गर्ल्स के अंदर रैपिड ग्रोथ होता है हाइट में बिफोर मेनार्क। मेनार्क कहते हैं जब एक गर्ल को सबसे अपना पहला पीरियड आता है, सबसे पहला उसकी मेंस्ट्रुएशन साइकिल बिगिन होती है, उसको कहा जाता है मेनार्क। उसका पहला वो पीरियड कह लो आप, या फिर पहला वो मेंस्ट्रुअल साइकिल जब उसकी स्टार्ट हुई है, वो टाइम, उस टाइम से पहले उसकी हाइट में सडन बहुत ग्रोथ होती है। उसके बाद ग्रोथ जो लड़कियों के केस में होती है वो स्प्रेड करती है, यानी बहुत जल्दी होती है 10 और 11 वाली एज में, और लड़कों के केस में वो चीज़ थी 12 और 13 ईयर। तो ये एक डिफरेंस है जिसको आप माइंड में रख सकते हैं। उसके बाद प्यूबर्टल सीक्वेंस कैन चेंज। जो प्यूबर्टल सीक्वेंस होते हैं वो थोड़े बहुत बदल सकते हैं। बोथ जेनेटिक और एनवायरनमेंट प्लेज अ पार्ट इन दिस। जो हमारे जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं और जो हमारे एनवायरनमेंट का जैसा माहौल है, ये दोनों चीज़ें ही मिलके डिपेंड करती हैं कि प्यूबर्टल सीक्वेंस कैसे कैसे रहेंगे। मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि पहले फेशियल एरिया आएंगे, पहले दाढ़ी बढ़ेगी, उसके बाद हमारी वॉइस ऐसी होगी। ये सब कुछ चेंज हो सकता है, इनका सीक्वेंस आगे पीछे हो सकता है। उसके बाद फिजिकल डेवलपमेंट इज अकम्पनीड बाय नंबर ऑफ साइकोलॉजिकल चेंजेस। हमारे अंदर फिजिकली भी जो डेवलपमेंट हो रही होती है, उसके साथ साथ बहुत सारे साइकोलॉजिकल चेंजेस भी हमारी बॉडी के अंदर होते हैं। अब वो कौन कौन से चेंजेस हैं वो यहाँ पर 3 आपको नीचे दिख रहे हैं। तो जो सबसे पहला साइकोलॉजिकल चेंज हमारे अंदर आता है वो है इंक्रीज इन सेक्सुअल फीलिंग्स। हमारे अंदर सेक्सुअल फीलिंग्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लग जाती हैं इस एज में। हमारा अपोजिट सेक्स में इंटरेस्ट बढ़ जाता है, मेल्स का फीमेल में बढ़ जाता है, फीमेल का मेल्स में बढ़ जाता है। ये चीज़ नेचुरल है और ये इस एज के अंदर होती ही होती है। तो ये सबसे पहला एक साइकोलॉजिकल चेंज है। उसके बाद इनएडुकेट नॉलेज एंड मिसकंसेप्शंस। इसका मतलब कि जो एडोलेसेंट है वो अपने माइंड में बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शंस बना लेता है। क्यों बना लेता है? क्योंकि उसके पास इनएडुकेट नॉलेज होती है। आज के टाइम पर जिस सोसाइटी में हम रहते हैं, हम कुछ भी बात कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, पर अपने मदर फादर से ये बातें डिस्कस नहीं कर सकते। ये एक बहुत बड़ा लूप है। इसके लिए इसीलिए सेक्स एजुकेशन को मस्ट होना चाहिए हमारी सोसाइटी में। अगर वो हो तो एक एडोलेसेंट ऐसी मिसकंसेप्शंस कभी भी अपने माइंड में फॉर्म नहीं करेगा और बहुत हद तक हालात सुधर सकते हैं। पर अनफॉर्चुनेटली ये सब चीज़ें नहीं हैं। सो यही सब बातें इसके अंदर है कि एक चाइल्ड मिसकंसेप्शन बना लेता है, उसके पास नॉलेज नहीं होती इन सब बातों की एंड ऑल। उसके बाद सीक्रेटिव इन सेक्सुअल कंसर्न्स। एक जो एडोलेसेंट होता है वो अब सीक्रेटिव हो जाता है। इन सब बातों को लेके जो मैंने अभी बात कही, अपने मदर फादर से वो डिस्कस नहीं कर सकता, तो वो सीक्रेटिव रहने लग जाता है। ऐसे मैटर्स में वो बात नहीं करता, सिर्फ अपने तक ये बातें रखता है। देन डेवलपमेंट ऑफ सेक्सुअल आइडेंटिटी। हम अपनी एक सेक्सुअल आइडेंटिटी फॉर्म कर लेते हैं। एक्सेप्टिंग वंस फिजिकल सेल्फ, ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है इस फेज़ के अंदर करनी, जो कि बहुत कम लोग कर पाते हैं। अपने फिजिकल सेल्फ को एक्सेप्ट करना। द टास्क इज़ टू एक्सेप्ट रियलिस्टिक इमेज। अपनी रियलिस्टिक इमेज को एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी होता है एक एडोलेसेंस के लिए, क्योंकि ये एक ऐसा फेज़ है जो कि हम बहुत वल्नरेबल होते हैं इसके अंदर। बहुत जल्दी हम किसी की बातों में आ सकते हैं। कोई हीरो देख लिया, कोई हीरोइन देख ली, तो उसके पीछे हम पड़ जाते हैं कि हमें भी इस तरीके की अपनी इमेज चाहिए। हालाँकि वो चीज़ नहीं हो सकती है। तो इसलिए जो हमारा टास्क है वो यहाँ पर होता है अपनी रियलिस्टिक इमेज को एक्सेप्ट करना। उसके बाद इंडिविजुअल इमेजेस ऑफ लुक्स एंड व्हाट दे लाइक, यानी कि हम अपनी इंडिविजुअल इमेजेस फॉर्म कर लेते हैं अपने माइंड के अंदर कि हम किस तरह के दिखते हैं और हमें क्या-क्या चीज़ें किस तरह से पसंद हैं। सो बेसिकली ये सारे साइकोलॉजिकल चेंजेस भी हमारे अंदर आते हैं फिजिकल चेंजेस के साथ-साथ। उसके बाद अब हमने बात करनी है कॉग्निटिव चेंजेस की। तो अभी तक हमने समझा कि हम साइकोलॉजिकली मतलब क्या-क्या चेंज आते हैं और बेसिकली फिजिकली हम किस-किस तरह से डेवलप होते हैं। अब हम बात करने वाले हैं कॉग्निटिव लेवल की। कॉग्निटिव मतलब कि माइंड के लेवल पर किस तरह से हम डेवलप करते हैं। तो सबसे पहले हम एब्स्ट्रैक्टली सोचने लग जाते हैं, लॉजिकली सोचने लग जाते हैं और आइडियलिस्टिक थॉट्स, ये सब थॉट्स हमारे अंदर अब आ जाते हैं। हम कैपेबल हो जाते हैं एग्जामिन करने के लिए बाकियों के थॉट्स को और व्हाट अदर थिंग्स अबाउट देम, यानी कि जो हमारे बारे में सोचते हैं लोग, उसके बारे में भी अब हम कैपेबल हो जाते हैं उस चीज़ को एग्जामिन करने के लिए। जो हम बातें करते हैं कि ये पर्सन मेरे लिए ऐसा सोचता है, ये मेरे लिए बुरा सोचता है, यही सब बातें यहाँ पर करी गई हैं कि अब हम इस चीज़ को करने के लिए कैपेबल हो जाते हैं। देन डेवलपमेंट ऑफ रीजनिंग एबिलिटीज़। हमारे अंदर अब रीजनिंग एबिलिटीज़ भी आ जाती हैं। अब हम रीज़न कर सकते हैं किसी भी चीज़ के ऊपर। एज पर पियाजेट, फॉर्मल ऑपरेशनल थॉट्स अकर इन दिस स्टेज। जो हमने अपने मिड सेक्शन के अंदर बात करी थी फॉर्मल ऑपरेशन थॉट की, पियाजे की एक पूरी स्टेजेस की हमने बात करी थी, उसके अंदर एक स्टेज थी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। अगर आपने मिड सेक्शन नहीं देखा है सो मेक श्योर टू वॉच इट, यू विल गेट द लिंक इन द आई आइकन।
उससे आपको ये सब बहुत क्लियरली समझ आ जाएगा कि यहाँ पर क्या बात हो रही है। तो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज 11 से 15 साल तक वर्क करती है। एज पर हिम दीज डेवलपमेंट्स अकर्स, मतलब इसके अंदर ये सब डेवलपमेंट्स होती हैं। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आ जाती है और रीजनिंग की कैपेबिलिटी आ जाती है। आइडियलिस्टिक थॉट्स हमारे अंदर आ जाते हैं। आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड रिलेटेड डेवलपमेंट ये सब होने लग जाती हैं। आइडियल स्टैंडर्ड्स हमारे बन जाते हैं। आइडियल का मतलब आप लोग समझते होंगे कि एक एम जिसे हम बोलते हैं कि इस तरीके की लाइफ हमने जीनी है, इस तरीके के स्टैंडर्ड्स हमने रखने हैं। ये सब चीज़ें अब उनके माइंड के अंदर स्टोर हो जाती हैं और इस ही सब चीज़ों को एक ऐसी सिस्टमैटिक और थिंकिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग, जब हम इस तरीके से सोच पा सकते हैं, उसी चीज़ को पियाजे ने बोला था हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग, कि इस तरह की रीजनिंग अब हम करने के लिए कैपेबल हो जाते हैं। उसके बाद मॉरल रीजनिंग ऑल्सो डेवलप्स बट इट शोज फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब कि हर किसी के अंदर नहीं डेवलप होती हैं। ऑफकोर्स सबके मॉरल्स अलग हैं, सबका सही गलत अपना अपना होता है। देन दे डिसाइड मॉरल कोर्सेज ऑन देयर पर्सनल मॉरल कोड। वही बात जो अभी मैंने बोली कि हर किसी का अपना अपना मॉरल होता है। जैसे एक कहावत है कि सबका अपना अपना सत्य, तो इसी तरह से सबका अपना अपना मॉरल होता है। किस तरह से किसने किस चीज़ को बात को रिसीव करना है वो भी अब हमारे अंदर समझ आ जाती है। और इसी पर्सनल मॉरल कोड की वजह से ऐसी पॉसिबिलिटी बन जाती है कि हम सोसाइटल नॉर्म्स को भी शायद ना फॉलो करें इफ़ इट कॉन्फ्लिक्ट्स विद आवर पर्सनल कोड ऑफ एथिक्स। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें कि मंदिर में कुछ दूध चढ़ाना या इस तरह की जो रस्म होती हैं, अगर मैं वो चीज़ें नहीं मानता हूँ तो वह इसलिए नहीं मानूंगा क्योंकि वो मेरा पर्सनल मॉरल कोड ऑफ एथिक है। वो मेरे पर्सनल कुछ एथिक्स हैं जिनकी वजह से मैं वो सोसाइटल नॉर्म को फॉलो नहीं कर रहा हूँ। अगर मेरे मदर फादर मेरे साथ वहाँ जाते हैं, अगर वो दूध चढ़ाएंगे भी तो मैं एटलीस्ट उस काम को नहीं करूँगा। ये मेरा पर्सनल एथिक है, ये मेरा पर्सनल मॉरल है। तो इस चीज़ की भी पॉसिबिलिटी डेवलप हो जाती है इस एज के अंदर, क्योंकि अब हमारे सबके पर्सनल अपने अपने मॉरल कोड्स बन जाते हैं। उसके बाद ईगो सेंट्रिज्म हमारे अंदर डेवलप हो जाता है। ईगो सेंट्रिज्म क्या होता है ये अभी हम आगे समझते हैं। तो एज पर डेविड एल्काइंड ईगो सेंट्रिज्म के दो कंपोनेंट होते हैं। सबसे पहले तो इमेजिनरी ऑडियंस। हम समझने लग जाते हैं कि कोई एक इमेजिनरी ऑडियंस है जो हमें हर टाइम इवेल्युएट कर रही है, हर टाइम हमें कोई ना कोई देख रहा है। ये चीज़ हम अब नोटिस करने लग जाते हैं। इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले सकते हैं कि अभी अगर आप अपने घर से बाहर निकलें तो कितनी बार आप अपने सिर के अंदर हाथ मारते हैं, बालों को सेट करते हैं, या कहीं पर भी आपको कोई शीशा दिख जाए, आप कहीं चल रहे हैं, साथ में कार कोई खड़ी हुई है, तो आप उसके अंदर शीशे में अपनी शक्ल एक बार जरूर देखेंगे अगर आप इस एज में फॉल करते हैं तो इसका मतलब यही है कि हम एक इमेजिनरी ऑडियंस बना लेते हैं। हमें लगता है कि हमें तो हर टाइम कोई इवेल्युएट कर रहा है। और ये चीज़ अगर हम किसी अडल्टहुड वाले पर्सन की बात करें तो उसके अंदर ये बिहेवियर बहुत कम होता है। वो लोग अपनी लुक के बारे में बहुत कम सोचते हैं क्योंकि उनको नहीं लगता कि कोई इमेजिनरी ऑडियंस उन्हें हमेशा देख रही है। और वो लोग जो कि इस एज में फॉल करते हैं उनको ये लगता है कि कोई हमेशा उन्हें इवेल्युएट कर रहा है। तो इसी बात को डेविड अल्काइंड ने बोला इमेजिनरी ऑडियंस। उसके बाद हम पर्सनल फेबल होते हैं, यानी कि हमें लगता है कि सेंस ऑफ यूनिकनेस, हम बाकियों से अलग हैं, मैं इस तरीके का नहीं हूं जैसे बाकी सब हैं। ये सब चीजें हमारे अंदर आ जाती हैं। तो ये दो कंपोनेंट है मेन ईगोसेंट्रिज्म के, ये दिए थे डेविड एल्काइंड ने। उसके बाद एडोलेसेंस की एज के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है हमारा आइडेंटिटी। हम अपनी आइडेंटिटी फॉर्म करते हैं, मतलब कि हु एम आई, मैं कौन हूँ, मैं अपने आप को किस तरह से डिफाइन करूंगा, ये सब चीज़ें हम इसमें फॉर्म करते हैं। सबसे पहले यही एक्सप्लेन्ड है कि आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है। आइडेंटिटी इज हु यू आर, आप कौन हैं, बट इंक्लूड्स योर वैल्यूज, बिलीव्स एंड कमिटमेंट्स। जो आपकी कमिटमेंट्स हैं खुद से, जो आपके बिलीव्स हैं, जो आपकी वैल्यूज हैं, यही सब चीज़ें फॉर्म करती हैं आपकी आइडेंटिटी को। प्राइमरी टास्क इज टू सेपरेट आइडेंटिटी फ्रॉम पेरेंट्स। अपने खुद को अपने पेरेंट्स से अलग करना, यही सबसे पहला हमारा प्राइमरी टास्क होता है। मतलब जरूरी नहीं है कि जो हमारे पेरेंट की आइडेंटिटी है वही हमारी भी हो, जो उनके वैल्यूज हैं, जो उनके बिलीव्स हैं, जो उनकी कमिटमेंट्स हैं, वो हमारी भी हो, ये जरूरी नहीं है। तो हमें सेपरेट करना होता है खुद को अपने पेरेंट्स की आइडेंटिटी से। उसके बाद डी अटैचमेंट ऑल्सो हेल्प्स इन फॉर्मिंग एन आइडेंटिटी। अगर हम अपने आप को डी अटैच करेंगे उनसे, तभी हम अपनी खुद की एक आइडेंटिटी बना पाएंगे। कैन फेस कन्फ्लिक्ट्स विद पेरेंट्स एंड हिमसेल्फ हरसेल्फ। वो अपने पेरेंट्स के साथ जो, मतलब ये चीज़ें कर लेगा, जो बच्चा अपनी आइडेंटिटी इस तरीके से बना लेगा, वो फेस कर सकता है कन्फ्लिक्ट्स को अपने पेरेंट्स के साथ भी और खुद के साथ भी। इट कैन आइदर क्रिएट अ न्यू सेंस ऑफ सेल्फ, यानी कि वो अपना न्यू सेंस ऑफ सेल्फ क्रिएट कर लेगा, या फिर एक आइडेंटिटी कंफ्यूजन उसके अंदर हो सकती है। कैन लीड टू आइसोलेशन एज पर एरिक्सन।
एरिक्सन ने ये बात कही कि अगर हमारे अंदर आइडेंटिटी क्लैशेस हो जाए, अगर हमारे अंदर आइडेंटिटी कन्फ्यूज़न आ जाए, तो उस टाइम पर हम आइसोलेशन में भी जा सकते हैं। मतलब अगर हमें ये चीज़ ना समझ आए, हमारे पेरेंट्स हमें कुछ कह रहे हैं और हम कुछ कह रहे हैं अपने आप को, इसको हम किसी भी एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसा हमने कॉमनली सुना है कि पेरेंट्स ज़्यादा फोर्स करते हैं कई बच्चों को कि तू इंजीनियर ही बन या तू इसी फील्ड में जा। तो इस तरीके की बातें आइडेंटिटी कन्फ्यूज़न बच्चे के माइंड में क्रिएट कर सकती हैं। कोई बच्चा ये सोच रहा हो कि मैंने ये बनना है, मेरा इंटरेस्ट फोटोग्राफी में या इस तरीके की चीज़ों में है, और उसको अगर फोर्स किया जा रहा हो इंजीनियरिंग में जाने के लिए, तो ऑफ कोर्स वहाँ पर एक आइडेंटिटी कन्फ्यूजन होने के चांसेस होते हैं। अगर बच्चा इस फेज से सक्सेसफुली बाहर निकल आता है, तो वो बच्चा अपने अंदर सेंस ऑफ न्यू सेल्फ को फॉर्म कर सकता है। उसको एक नई आइडेंटिटी उसकी खुद की बन जाएगी। उसके बाद इस फेज में हमारे अंदर रैपिड फ्लक्चुएशंस होती हैं बिटवीन सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड इनसिक्योरिटी। मतलब कभी तो हम ये फील करते हैं कि हम बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हैं, मेरे अंदर बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटीज़ हैं, अपनी कभी खुद के फेस को लेके या खुद के किसी भी बात को लेके, अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स को लेके हम इनसिक्योर फील करने लग जाते हैं। और कभी हम बहुत ही ज़्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस में चले जाते हैं कि मेरे अंदर तो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, मेरा कॉन्फिडेंस तो आज पीक पे है। इस तरीके के बहुत सारी फ्लक्चुएशंस बहुत रैपिडली हमारे पास हो रही होती हैं इस फेज के अंदर। देन द फॉर्मेशन ऑफ आइडेंटिटी इज इन्फ्लुएंस्ड बाय डिफरेंट फैक्टर्स। बहुत सारे फैक्टर्स मिला के ही हमारी आइडेंटिटी को बनाते हैं। सबसे पहला हमारा कल्चर। कल्चर तो हर जगह ही होता है, हमारा कल्चर हमारी आइडेंटिटी को बनाता है। उसके बाद हमारा सोशो इकोनॉमिक स्टेटस किस तरह का है, उस पर भी हमारी आइडेंटिटी कैसे बनेगी बहुत डिपेंड करता है। और भी बहुत सारे इसमें फैक्टर्स आ सकते हैं। हमारा पेरेंटल फैक्टर, हमारे ऊपर लोड कितना दिया जाता है, कितना ज़्यादा फोर्स है, वो भी बहुत बड़ा मेजर इसका कारण है। और इसमें बहुत सारे फैक्टर्स आ सकते हैं, आपकी इकोनॉमिक कंडीशन, आपकी सोशल कंडीशन, आपके कल्चरल फैक्टर्स, ये सब चीज़ें मिला के ही आपकी आइडेंटिटी फॉर्म होती है। इन सब चीज़ों पर बेसिकली आपकी आइडेंटिटी डिपेंड करती है। देन peers and parents are dual forces having major influences on adolescents। एक एडोलेसेंट के ऊपर मेजर इन्फ्लुएंस इन्हीं दो का होता है। ये बात आप बिल्कुल अपने साथ रिलेट कर सकते हैं। अगर मैं इस टाइम पर आपसे पूछूं तो आपके माइंड के अंदर सबसे पहला थॉट यही आएगा कि कौन आपको सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है। या तो आप अपने किसी फ्रेंड का नाम लेंगे, या तो आप अपने किसी पेरेंट का नाम लेंगे, क्योंकि यही वो लोग हैं जो असल में हमें बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं, जिनका इम्पैक्ट, इनके हर एक्ट का इम्पैक्ट हमारे ऊपर होता है। इसीलिए ये दो ऐसे मेजर डुअल फोर्सेस हैं जो हमारे पूरे बिहेवियर को, ओवरऑल कॉग्निटिव हमारे थॉट को भी, हमारा बिहेवियर को भी बहुत हद तक इन्फ्लुएंस करती हैं। उसके बाद वोकेशनल कमिटमेंट इज अनदर फैक्टर। जो हमारी वोकेशनल मतलब कि हमारे काम से रिलेटेड जो भी सारी कमिटमेंट्स होती हैं, यानी कि इस टाइम पर हम अपने आप से कई चीज़ें कमिट करते हैं। आपने भी अपने आप से बहुत कुछ कमिट किया होगा कि मैं इस एज तक आते आते ये करूँगी, ये करूँगा। तो ये सब बातें जो होती हैं, ये भी हमारी आइडेंटिटी को बनाने में बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। उसके बाद अब यहाँ पर हमने कुछ मेजर कंसर्न्स के बारे में स्टडी करना है कि ऐसे कौन कौन से कंसर्न्स होते हैं। जो हमारा सबसे पहले टॉपिक था, ये जो हमने स्टार्ट जहाँ से किया था, चैलेंजेस फेस्ड बाय एडोलेसेंस, इसको अब हम डिटेल में समझने वाले हैं कि बेसिकली कौन कौन से ऐसे कंसर्न्स होते हैं जो कि एक एडोलेसेंस को फेस करने पड़ते हैं। तो सबसे पहले ये बात मैंने पहले भी आपको कही थी कि वल्नरेबल पीरियड होता है। ये वल्नरेबल का मतलब बेसिकली होता है कि इजीली एक्सपोज्ड टू थ्रेट्स। थ्रेट्स मतलब कोई भी ऐसी दिक्कतों से हम बहुत जल्दी एक्सपोज हो सकते हैं, ये एक ऐसा फेज होता है। कन्फर्मिंग पीयर प्रेशर कैन बी बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। जो हमारा पीयर प्रेशर होता है, अब जरूरी नहीं है कि दोस्त हमेशा गलत चीज़ों के लिए ही फोर्स करें, कई बार दोस्त अच्छी चीज़ों के लिए भी हमें फोर्स कर सकते हैं। तो इसके दोनों ही पर्सपेक्टिव हो सकते हैं, या तो वो नेगेटिव हो सकता है या वो पॉजिटिव भी हो सकता है। देन देयर आर a lot of ups and downs, that is major challenges faced by adolescents। यानी कि एक एडोलेसेंट की लाइफ में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आते हैं, और इसकी वजह से कौन कौन से ऐसे मेजर चैलेंजेस हैं जो एक एडोलेसेंस को फेस करने पड़ते हैं, वो अब आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर ही दिख रहे हैं। तो ये तीन मेन एडोलेसेंस के बेसिकली प्रॉब्लम्स को यहाँ पर लिखा गया है कि कौन कौन सी प्रॉब्लम्स वो सबसे ज़्यादा फेस कर सकते हैं, चांसेस होते हैं। तो सबसे पहला है डिलिक्वेंसी। डिलिक्वेंसी का बेसिकली मतलब होता है ऐसे वैरायटी ऑफ बिहेवियर्स जो कि सोशली अनएक्सेप्टेबल हो, जैसे कि क्रिमिनल एक्ट हो गया, या कहीं पर चोरी करनी एटसेट्रा। तो इस तरीके की चीज़ें जो कि सोसाइटी हमारी एक्सेप्ट नहीं करती है, वैसी बिहेवियर्स में इंडल्ज होने का बहुत ज़्यादा चांस होता है एक एडोलेसेंस के अंदर। अगर वो बहुत ज़्यादा अपने अप्स एंड डाउन्स को फेस करे, तो हो सकता है कि वो चाहे वो पीयर प्रेशर में आके हो,
चाहे वो अपनी किसी दिक्कत की वजह से हो, पर इन सब चीज़ों में, इन सब बिहेवियर में वो इंडल्ज हो सकता है। इसको कहा जाता है डिलिक्वेंसी। और ये होता क्यों है? क्योंकि एक नेगेटिव सेल्फ आइडेंटिटी इस टाइम पर एक एडोलेसेंस अपने मन के अंदर बना लेता है। डिक्रीज्ड ट्रस्ट एंड लो अचीवमेंट लेवल, ये दोनों एक बहुत मेजर मतलब कारण है जिसकी वजह से ये चीज़ हो सकती है। देन इट इज़ एसोसिएटेड विद फैमिली ऑल्सो। ये फैमिली से ऐसे एसोसिएट करता है कि बेसिकली एक बच्चे की पेरेंटिंग किस तरह से करी गई है। अगर उसको ट्रस्ट नहीं दिया गया ज़्यादा, उसको एक अच्छी सेल्फ इमेज बनाने में हेल्प नहीं करी पेरेंट्स ने, उसको एक ऐसा एनवायरनमेंट नहीं दिया कि वो इस तरह से सोच पाए कि उसको ऐसी हरकतें करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए इसके अंदर हमने ये बात करी कि फैमिली भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। ऐसा बिहेवियर बच्चे का ना हो, ये बहुत हद तक फैमिली के ऊपर भी डिपेंड करता है। उसके बाद स्टेटस, पेरेंटिंग सपोर्ट और कम्युनिटी स्टेटस उसका कैसा है, इन सब चीज़ों से भी बहुत हद तक ये चीज़ें डिपेंड करती हैं। अगर किसी को अच्छी पेरेंटिंग मिली हो, जो हमने अभी फैमिली वाले में समझा, तो ये हो सकता है कि इस तरीके की चीज़ों में एक एडोलेसेंस ना पार्ट ले। अगर उसका इकोनॉमिक स्टेटस अच्छा हो, तो भी हो सकता है कि वो ऐसी चीज़ें ना करे। अगर उसका कम्युनिटी स्टेटस अच्छा हो, यानी कि वो कम्युनिटी उसकी बहुत ज़्यादा सपोर्टिंग है, तो भी हो सकता है कि वो ऐसी चीज़ें ना करे। और उसके बाद इसको कैसे कम किया जा सकता है, उसके रीजंस यहाँ पर लिखे हैं। इट कैन बी रिड्यूस्ड बाय ब्रेकिंग नेगेटिव एटीट्यूड्स। उसके जो भी नेगेटिव एटीट्यूड्स हैं उसको हम समझें और उसको तोड़ने की कोशिश करें, मतलब बदलने की कोशिश करें, तो इस चीज़ को हम कम कर सकते हैं। फीलिंग्स ऑफ सेल्फ वर्थ एटसेट्रा, इस तरह की बातें हम उसके माइंड में लाएं कि वो सेल्फ वर्थ उसकी है, उसकी इम्पोर्टेंस है, वो पर्सन वेस्ट नहीं है, तो भी हो सकता है कि वो इस तरीके की हरकतें ना करे। उसके बाद दूसरा मेन कंसर्न होता है सब्सटेंस अब्यूज। सब्सटेंस के अंदर अल्कोहल, सिगरेट एटसेट्रा, ऐसे सारे ड्रग, ऐसी सारी ये चीज़ें आती हैं जो कि एडोलेसेंट का बहुत चांस होता है कि इस टाइम पे वो इसमें इंडल्ज हो जाए, बट हमें इसमें इंडल्ज नहीं होना चाहिए। अगर हम इसमें इंडल्ज होते हैं तो ये हमारी कोपिंग स्किल्स के साथ इंटरफेयर करती है, ये चीज़ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ इंटरफेयर करती है, और हम इसमें इम्पल्सिव हो जाते हैं, एंग्शियस रहने लग जाते हैं, हमारी सेल्फ एस्टीम बहुत लो हो जाती है, साइकोलॉजिकली हम डिपेंड हो जाते हैं इन सब चीज़ों पर। ये सब चीज़ें होती हैं, और इसका जो रीज़न है वो हो सकता है, रीजंस कैन बी पीयर, जो हमारे पीयर ग्रुप्स हैं, जो हमारे दोस्त हैं, वो इसका एक बहुत बड़ा मेजर कारण बन सकते हैं, जो बोलते हैं कि अरे एक पैग से कुछ नहीं होता, एक एक सिप से कुछ नहीं होता, एटसेट्रा। इस तरह की बातें जो आपने सुनी होंगी, वही यहाँ पर बेसिकली कही गई हैं कि रीज़न इसका पीयर ग्रुप भी हो सकता है। इसलिए एक कंट्रोल अपने ऊपर रखना बहुत ज़रूरी होता है कि जो चीज़ आपके एथिक में नहीं है, उसको चाहे जितना मर्जी कोई भी फ्रेंड फोर्स करे, आप उसे ना कंज्यूम करें। तो अब ऐसा क्यों होता है? क्या उसके पीछे के रीज़न्स हैं जो वो एडोलेसेंस देते हैं ऐसे काम करने के बाद? उसका रीज़न वो देते हैं कि वो प्रेशर फील करते हैं, बहुत ज़्यादा प्रेशर उनके पीयर के थ्रू, या फिर डिज़ायर टू बी लाइक एडल्ट। उन्होंने अगर किसी एडोलेसेंट ने अपने घर में अपने फादर को कोई ड्रिंक करते देखा या फिर सिगरेट पीते देखा, तो हो सकता है उसके अंदर ये डिज़ायर आ जाए। इसलिए ये पेरेंट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसको इस तरीके के बिहेवियर को प्रमोट ना करें। उसके बाद मैनी सक्सेसफुल प्रोग्राम्स हैव बीन इनिशिएटेड टू रिड्यूस इट। इसके अंदर रिहेबिलिटेशन सेंटर्स आते हैं और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके अंदर हम जा सकते हैं इस तरह की आदतों से छुटकारा पाने के लिए। उसके बाद ईटिंग डिसऑर्डर, ये एक तीसरा मेजर चैलेंज है जो हमें फेस करना पड़ता है एडोलेसेंस में। ईटिंग डिसऑर्डर के अंदर ऑब्सेशन विद ओन बॉडीज, अपनी खुद की बॉडी के साथ ऑब्सेशन हो जाता है, तो इस तरीके के डिसऑर्डर्स हमारे सामने आते हैं। ईटिंग डिसऑर्डर के बेसिकली दो मेन पार्ट होते हैं। एक होता है एनोरेक्सिया नर्वोसा, इसके अंदर हम स्टारवेशन करते हैं फॉर थिननेस, हम भूखे रहने लग जाते हैं बहुत ज़्यादा ताकि हम पतले हो सके। ये जो थोड़ा सा भी जिसकी बॉडी फैट ज़्यादा है, जो लगता है कि वो मोटा थोड़ा ज़्यादा पर्सन है, वो इस चीज़ को ज़्यादा करता है, क्योंकि अपनी इमेज के साथ वो बहुत ज़्यादा ऑब्सेस हो जाते हैं, अपनी बॉडी के साथ ऑब्सेशन बढ़ जाता है ऐसी हीरोइंस को देख के, ऐसे हीरोज़ को देख के कि मेरे को तो भाई फिट ही होना है। इस तरीके की चीज़ें एक एडोलेसेंट के माइंड के अंदर बैठ जाती हैं, तो वो स्टारवेशन करने लग जाते हैं, वो पतले होने की कोशिश में। और इससे बिल्कुल उल्टा बुलीमिया वाले केस में होता है। इसके अंदर हम बिंज और पर्ज ईटिंग करते हैं। बिंज मतलब कि हम बहुत ज़्यादा एक ही बार में खा लेते हैं, उसके बाद उसको पर्ज कर देते हैं ताकि हमारी बॉडी फैट ज़्यादा ना हो, बॉडी पे वो चीज़ लगे ना। तो इसलिए ये दो तरीके के डिसऑर्डर होते हैं, बहुत चांसेस होते हैं कि एडोलेसेंट के अंदर आ जाए। और इसका रीज़न हो सकता है कि हम एक ऐसे वर्ल्ड में रहते हैं जो कि फैंटेसी से भरा है, जिसके अंदर हम अपने पीयर से खुद को कंपेयर करते हैं। हमारे अंदर ऊपर मीडिया का भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है।
तो ये सब रीजंस हैं जिसकी वजह से हम ऐसे ईटिंग डिसऑर्डर्स का पार्ट बन सकते हैं। उसके बाद प्राइमरली फीमेल डिसऑर्डर, ये मोस्टली फीमेल के अंदर कॉमन है ये वाला डिसऑर्डर, कॉमनली इन फीमेल्स इन अर्बन फैमिलीज, जो कि अर्बन सोसाइटीज़ में होती हैं, यानी कि जो गाँव में या इस तरीके कोई थोड़े से पिछड़े एरिया में कोई लड़की रहती होगी तो वो ऐसी बातें ऑफकोर्स नहीं सोचेगी, क्योंकि उसकी मीडिया की रीच बहुत कम है। और ये बहुत अच्छी बात है कि इस तरीके की बातें किसी पर्सन के माइंड के अंदर ना आए। तो ये 3 मेन प्रॉब्लम्स थी जो कि एडोलेसेंट एक फेस कर सकता है अपने इस फेज के अंदर, और इनसे बचना बहुत ज़रूरी होता है उसकी अच्छी डेवलपमेंट के लिए। सो नाउ वी विल टॉक अबाउट अडल्टहुड एंड ओल्ड एज। अब अडल्टहुड में क्या क्या चेंजेस आते हैं, ओल्ड एज में क्या क्या चेंजेस आते हैं, ये अब हमने समझना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एडल्ट होता कौन है। एडल्ट इज जनरली डिफाइंड एज रिस्पॉन्सिबल, मैच्योर, सेल्फ सपोर्टिंग एंड वेल इंटीग्रेटेड इनटू सोसाइटी। एक ऐसा पर्सन को हम बोलते हैं एडल्ट, जो कि जनरली एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन होता है, मैच्योर पर्सन होता है, सेल्फ सपोर्टिंग होता है और अच्छी तरह से इंटीग्रेट होता है अपनी सोसाइटी के साथ। इंटीग्रेट मतलब मिल के रहना। देन वेरिएशंस एंड शिफ्ट इन टाइमिंग आर प्रेजेंट, यानी कि इस फेज के अंदर बहुत अलग अलग तरीके की वेरिएशंस एक पर्सन की लाइफ के अंदर होती हैं। अजम्पशंस ऑन एडल्ट रोल इज डायरेक्टेड बाय एन इंडिविजुअल्स सोशल कॉन्टेक्स्ट। एक पर्सन के क्या क्या रोल होंगे उसके एडल्टहुड में, ये डायरेक्ट किया जाता है एक इंडिविजुअल के सोशल कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से, कि उसका सोशल कॉन्टेक्स्ट किस तरह का है, उस चीज़ पर ये डिपेंड करेगा कि उसके रोल्स क्या क्या होंगे एक सोसाइटी में। मोस्ट लाइफ इवेंट्स माइट बी डिफरेंट इन डिफरेंट कल्चर्स। हर अलग अलग कल्चर में वो जो रोल्स होते हैं वो अलग हो सकते हैं, बट एक सिमिलैरिटी होती है जब हम एक ही कल्चर की बात करें। एक पर्टिकुलर कल्चर के अंदर किस तरह के एक अडल्ट के लाइफ इवेंट्स होंगे वो काफ़ी हद तक सेम रहते हैं। अगर हम अलग अलग कल्चर्स की बात करें तो उसके अंदर डिफरेंसेस आ सकते हैं। इन अर्ली अडल्टहुड 2 मेजर टास्क आर एक्सप्लोरिंग द पॉसिबिलिटीज फॉर अडल्ट लिविंग। अपनी अडल्ट लिविंग के लिए कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज हैं वो हमें ढूंढनी होती हैं। एंड डेवलपिंग अ स्टेबल लाइफ स्ट्रक्चर, यानी कि एक स्टेबल लाइफ वो लोग जीना चाहते हैं और क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं एक अच्छी अडल्ट लिविंग जीने के लिए, उसको वो एक्सप्लोर करते हैं। ये 2 मेजर टास्क होते हैं एक अर्ली एडल्टहुड वाले पर्सन के। देन उसके बाद उनके करियर और वर्क के बारे में बातें हैं। अब बेसिकली ये जिस तरह से मैंने नोट्स बनाए हैं इसके अंदर कुछ भी समझाने वाला नहीं है। इसके अंदर सिर्फ अगर आप इसे रीड करेंगे तो आप ये खुद भी इन सब बातों को समझ सकते हैं। जैसे कि देयर आर डिफरेंट इंपॉर्टेंट थीम्स इन 20s और 30s। उनकी 20s और 30s में बहुत अलग अलग तरीके की थीम्स होती हैं, यानी कि उनके वर्क का पैटर्न अलग अलग होता है। इट इज़ ऑल्सो बिगिनिंग ऑफ न्यू रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, डेवलपमेंट ऑफ इवेल्युएटिंग अ करियर, ये सब बातों के बारे में वो सोचने लग जाते हैं। उसके बाद उनके मैरिज, पेरेंटहुड और फैमिली के बारे में बताया गया कि मैरिज कैसा एक्सपीरियंस होता है, पेरेंटहुड कैसा एक्सपीरियंस है और फैमिली में एक कैसा एक्सपीरियंस उनका रहता है। तो मैरिज में क्या क्या दिक्कतें आती हैं, दोनों पार्टनर्स को सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं, कुछ रोल शेयर करने पड़ते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करनी पड़ती हैं। इस तरह की अब ये बातें यहाँ पर आपको सारी दिखेंगी और ये काफ़ी ईजी टू अंडरस्टैंड है, इसलिए मैं इन सबको एक एक को एक्सप्लेन यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ। तो अडल्टहुड के बाद एक लास्ट इंपॉर्टेंट एज हमारी आती है ओल्ड एज। तो ओल्ड एज के अंदर क्या क्या होता है ये सब बातें यहाँ पर लिखी गई हैं, आप इसे रीड आउट कर सकते हैं। इसके अंदर बेसिकली एक दो इंपॉर्टेंट बातें हैं, वो ये हैं कि ओल्ड एज की डेफिनेशन बताना बहुत डिफिकल्ट है। आज के टाइम पर कई ऐसे लोग भी हैं जो 70 ईयर के हो चुके हैं, बट वो क्वाइट एनर्जेटिक है, क्रिएटिव है और इसके साथ साथ वो बहुत अलग अलग तरीके की फील्ड्स में एंगेज्ड भी हैं। तो इसलिए ये बात कहनी बहुत मुश्किल है कि इस पर्टिकुलर एज से ओल्ड एज स्टार्ट हो जाती है। इसके बारे में बहुत सारे मिथ्स हैं, बहुत सारी बातें हैं जो बनाई गई हैं। तो अब ये सारी कॉमन सी बातें आपके सामने आपकी स्क्रीन के ऊपर हैं, आप स्क्रीन को पॉज करके इसको बस एक बार रीड कर लीजिए, आपको सब इजीली क्लियर हो जाएगा। पर फिर भी अगर कोई भी छोटा मोटा डाउट हो तो आप उसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, आई विल रिप्लाई दैट फॉर श्योर। एंड आफ्टर स्टडिंग दिस चैप्टर आई होप आपको क्लियर हुआ हो कि किस तरह से इन्फ्लुएंसेस होते हैं बहुत सारे फैक्टर्स के हमारी ग्रोथ के ऊपर, और हम किस तरह से डेवलप होते हैं अपनी पूरी लाइफ टाइम में। ये चीज़ अब आपको समझ आ चुकी होगी अगर आपने इस चैप्टर के फर्स्ट सेक्शन को, मिड सेक्शन को और लास्ट सेक्शन को पूरी अच्छे से समझा होगा। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, नाउ इट्स ऑल योर वर्क। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो सो प्लीज लाइक इट एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर योर वैल्यूएबल व्यूज इन द कमेंट सेक्शन. Hit the subscribe button, turn on your bell icon, and I will see you in the next video. Thank you so much for watching.